नमस्कार, मैं ओम ढाल, आपका विज्ञान गुरु। हम लोगों ने धातु और अधातु पाठ शुरू कर रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, धातु और अधातु का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप जाएं, तसल्ली से देखें और उसमें धातुओं के और अधातुओं के प्रमुख गुणधर्म और साथ में उनके उदाहरण और मुख्य रूप से अपवाद ये समझाए गए हैं। याद करिएगा, अपवाद थोड़ा ध्यान से। अब आइए, आज अपन इसका दूसरा और थोड़ा सा कठिन पार्ट है, सावधानी रखनी पड़ेगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला चैप्टर है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए सीखना शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म है दहन। दहन का मतलब है जब किसी भी धातु को जलाया जाता है, ऑक्सीजन अनिवार्य है। जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर धातु को जलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉपर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। पहले कॉपर ऑक्साइड फर्स्ट की लेयर बनती है और बाद में कॉपर ऑक्साइड सेकंड की लेयर आ जाती है, पर मूलतः कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार पहले पाठ में हम लोगों ने मैग्नीशियम के फीते को साफ करके, एक रेजमाल था, उस कागज़ से साफ करके हमने इसको जलाया और एकदम डेजलिंग लाइट पैदा हुई, जैसे पटाखा जलता है उस वक्त, और एक साथ वो जलने के बाद में राख के रूप में प्राप्त हो गया। जो हमें प्राप्त हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम को जलाया जाता है तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, मूल आपको इतना ही याद रखना है, धातुएं ऑक्सीजन की मौजूदगी में दहन की जाने पर ऑक्साइड बनती हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी प्रवृत्ति का है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ है। ठंडे माथे से सुनिएगा, ध्यान दे करके। जब धातुओं को जलाया जाता है और जो ऑक्साइड बनता है, वो ऑक्साइड जब आप उसको लिटमस टेस्ट करते हैं या उसका पीएच जांचते हैं तो आम तौर पे क्षारीय मिलता है। धातुएं क्षार प्रकृति की होती हैं, परंतु एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वह दोनों गुण दिखाता है। मतलब क्षार का गुण है कि वह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और अम्ल का गुण है कि क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं एल्यूमिनियम में अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है, इसलिए उसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब ये HCl से रिएक्शन करता है तो बन रहा है AlCl3 और H2O। अच्छा, ये संतुलित नहीं है, अवसंतुलित कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। इसको आगे जैसे अपन 2 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, पर ऑक्सीजन अपन 3, मैंने हमेशा बताया आपको कि विषम संख्या में चीज़ें कम होती है, सम में होती है, फिर भी आप देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर ही है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये बैलेंस लग रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो हीट एंड ट्रायल में और हीट करेंगे, अभी ठीक लग रहा है देखने में। तो भाई जी समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 दूनी 6 है, और हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे 6 लगा देता हूँ तो क्लोरीन भी 3 दूनी 6 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है और साथ में जल बन रहा है, यहाँ पर अम्ल के साथ ये क्षार जैसा व्यवहार कर रहा है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH, जो कि एक क्षार है, उससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में जल प्राप्त हो रहा है। यह भी एक लवण है, यानी कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्षार के साथ अम्ल है, अम्ल के साथ क्षार था, क्षार के साथ अम्ल है। इसका मतलब ये तो दोनों गुण दिखा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं उभयधर्मी। ठीक है बच्चों।
धातुओं का ऑक्सीकरण, यही सेम ही टॉपिक चल रहा है। तो धातुओं का ऑक्सीकरण, तो बच्चों सोडियम पोटेशियम जैसी जो प्रबल धातुएं हैं जो बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है वो बड़ी तेज़ी से ऑक्सीकृत हो जाती है, और जो धीमी गति से अभिक्रिया करती है वो गैसें धीरे धीरे ऑक्सीकृत होती है। तो देखिए मैं इसको एल्यूमिनियम का एनोडीकरण आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा ये जब अपन संक्षारण पढ़ रहे थे वहाँ पर ये टॉपिक आया था कि एल्यूमिनियम का एनोडीकरण, और मैंने आपको वादा किया था कि आगे चल के डायग्राम सहित समझाऊंगा। आइए तो देखिए, एक तो एग्ज़ाम में सवाल आता है, कई बार जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स आते हैं जिनमें सामान्य विज्ञान आता है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि लोहे के बर्तन या तांबे के बर्तन खाना बनाने के या खाना खाने के काम में नहीं लिए जाते, जबकि एल्यूमिनियम के बर्तन ले लिए जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, लोहे के बर्तन या तांबे के बर्तन क्रियाशील ज़्यादा होते हैं। अगर उनको आप जैसे उसमें दही रख लेते हो या कड्डी या छाछ रख लेते हो, अचार रख लेते हो, तो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उसके अंदर जो खट्टी चीज़ है वो उस धातु का संक्षारण कर देगी और बनाएगी लवण, और वो विषैला लवण होगा। अगर लोहे और तांबे के अंदर रखी हुई खट्टी चीज़ों से बना हुआ लवण हम खा लेते हैं तो भोजन विषाक्त हो जाता है और फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है, कई बार मौत भी हो सकती है। परंतु इसका कॉन्ट्रा इंडिकेट देखते हैं कि एल्यूमिनियम फिर क्यों नहीं करता। एल्यूमिनियम के बर्तनों में हम देखते हैं शादी ब्याह में जितने भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें खाना बनता है आमतौर पर एल्यूमिनियम के होते हैं, और उनमें खट्टी सब्जियां, कैरी का अचार सब रखा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि एल्यूमिनियम के बर्तन को कोटेड किया जाता है ऑक्सीजन से, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत उस पर आ जाती है और वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, और उसमें आप खाना वाना बना के रख सकते हो। तो आइए सीखते हैं कैसे। इसका नाम ही एनोडीकरण क्यों पड़ा, एक तो हमें ये समझना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक बड़ा सारा जैकेट लिया है, एक ऐसा पात्र है, उसके अंदर हम लोगों ने तनु H2SO4 का एक विलयन लिया है, साथ में जल है। ये तनु H2SO4 इसलिए डाला है ताकि आयन जल्दी बनने शुरू हो जाए। जैसे ही आप ये बैटरी चालू करोगे, देखिए ये प्लस वाला सिरा है, इसे एनोड कहा जाता है, ये माइनस वाला सिरा है, इसे कैथोड कहा जाता है। अभी कुंजी बंद है, इसको जैसे ही मैं चालू कर दूंगा वैसे ही धारा इसमें बहने लग जाएगी। धारा बहने के साथ ही आयन बनेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों जल टूटेगा H+ में और O- में। ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, वो एनोड की तरफ भागेगा। एनोड पर हमने एल्यूमिनियम का वो बर्तन लगा रखा है, यानी हमने एनोड किसका बनाया? एल्यूमिनियम के बर्तन का ही एनोड बनाया है, और उस बर्तन पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। इस तरीके से जो भी एल्यूमिनियम का पात्र हम लोग उसको कोटेड करना चाहते हैं ऑक्सीजन से, उसको हम लोग एनोड बना लेते हैं, और इसी का नाम है एनोडीकरण, एनोडाइजेशन। और एनोड बनाने से उसके ऊपर वो जो लेयर आती है वो एक सुरक्षात्मक लेयर है, उसका संक्षारण होने नहीं देती है, और ये बर्तन हम लोग काम में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एनोडीकरण समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक लेते हैं, धातुओं की जल से अभिक्रिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धातुओं से जल से अभिक्रिया, कुछ धातुएं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, वो इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है कि वो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है, बड़ी आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। तो ये देखिए, ये हमारा है पोटेशियम। जब जल से क्रिया करवाते हैं तो बनता है KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मैंने आपको कई बार बता दिया है, पॉपअप टेस्ट देती है, आग दिखाते ही जलती है। तो हाइड्रोजन गैस इतनी ज्वलनशील होती है कि आग पकड़ लेती है। जब आप सोडियम या पोटेशियम धातु को जल में डाल देते हो, यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, क्योंकि अब आम तौर पे मैंने देखा है जब हम लोग सन 2005 तक भी अगर विद्यालयों को याद करते हैं तो वहाँ पर लैब के अंदर प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। समय के साथ में लैब्स में प्रैक्टिकल करवाने का कल्चर कम हो गया है। मैं मान सकता हूँ कई बार विद्यालयों की भी मजबूरी होती है, संसाधन कम होते हैं, परंतु मुझे निजी तौर पे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होने चाहिए, वो स्थायी मेमोरी देते हैं। खैर, सोडियम या पोटेशियम को अगर आप जैसे हाथ पे रख लेते और हाथ गीला है तो आपका हाथ जल जाएगा, या आपने सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला है तो तुरंत ही वो आग पकड़ लेगा। कारण ठंडे जल से क्रिया करती है, प्रबल और बड़ी धातुएं हैं, इनकी क्रिया करने से हाइड्रोजन गैस बन रही है और साथ में ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण तुरंत ये आग पकड़ लेती है।
अच्छा, कैल्शियम के साथ इसकी अभिक्रिया आग तो नहीं पकड़ती, हाइड्रोजन गैस देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है ये, क्योंकि कैल्शियम इतनी ज़्यादा प्रबल धातु तो नहीं है। अच्छा, वो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसी के साथ में कैल्शियम चूने के अणु ऊपर आ जाते हैं धीरे धीरे बुलबुले के रूप में, और वही हम लोग दीवारों पर काम में लेते हैं। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये दोनों ही अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यहाँ मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि अगर वो बारिश के मौसम में आप खुले में है तो आग पकड़ लेगी, वो हवा में नमी की वजह से। तो उसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं ताकि वहाँ पर नमी ना पहुँचे और वो आग ना पकड़े। ठीक है बच्चों, मुझे ध्यान आ रहा है, हम छोटे थे तो हमारे विद्यालय में एक जादूगर महोदय आए, वो जादू दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि बच्चों मैं पानी में आग लगा सकता हूँ, और उन्होंने एक बर्तन मंगाया, पानी रखा और उसके अंदर वैसे राख जैसा कुछ फेंका और आग लग गई। हम सभी हैरान ताली बजा रहे थे। विज्ञान पढ़ने से पता लगा कि वो सोडियम धातु की ऐश थी और उसको फेंकने पर वो आग लग गई। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गई, वो गर्म करने पर या भाप से क्रिया करती है। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमने ये लिया है, इसे कहते हैं कांच का कचरा होता है और वो गीला किया है हमने, मतलब थोड़ा सा ग्लास वूल ली है, कांच का टुकड़ा होता है, कांच का कचरा होता है, उस जो धागे जैसे होते हैं रेशे, वो पानी में भिगो करके हमने परखनली में डाल लिया। फिर यहाँ पे हमने धातु का टुकड़ा डाल लिया और इस जगह कॉर्क बंद करके, और ये एक टेस्ट ट्यूब हमने एक पाइप निकाली है यहाँ पर। जब हम इसको गर्म करेंगे, बर्नर पे इसको गर्म करेंगे, तो ये कांच का जो गुच्छा है उसमें से जल की बूंदें भाप बनेगी। भाप बनेगी तो ये इससे क्रिया करेगी, और इसके क्रिया करने से देखना, गौर करना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होकर इसमें आ रही है, जिसका आप पॉपअप टेस्ट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको मोटा मोटी दहन, जल से अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, एनोडीकरण, ये 4-5 चीज़ें बताई। अभी बाकी है, अभी धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया बाकी है, क्षारों से अभिक्रिया बाकी है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक सीखते रहें, मन लगा के सुझाव देते रहें। धन्यवाद।